साहब का सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जय हिंद। इसके अलावा रोमिन सचदेव आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, चाइना मामलों के जानकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया शो के लिए। मेजर शेख नदीम साहब आपको दिख रहे हैं, एक्स आर्मी पर्सनल हैं, फिलहाल प्रोफेसर हैं, बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट ब्रिक्स समिट आपको लग रहा है? रशिया, चाइना, एक प्लेथोरा, एक डायस्पोरा पे भारत के साथ होंगे, कितना बड़ा डीप डिप्लोमेटिक एक मैसेज जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मुझे अच्छा लगता अगर आप गोयल साहब से पहले पूछते, क्योंकि वो मैनेजर है, उनको सब मालूम है क्या। मैं गोयल साहब के पास तब जाऊंगा जब मैं सबके विचार ले लूंगा, वो क्रक्स बताते हैं सर, वो बिल्कुल आखिर में क्रक्स बताते हैं। थैंक यू वेरी मच अमित जी। लेकिन जैसे आपने पूछा, भारत रूस, भारत चीन, भारत यूएसए, भारत पाकिस्तान, ये जो रिश्ते हैं ये बहुत ही एक नाजुक, बहुत ही एक चैलेंजिंग रिश्ते हैं। अगर हम पहले देखें भारत और रूस एक पारंपरिक रिश्ते दोनों देशों के बीच में है, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। भारत और रूस के बीच में जिस प्रकार से डिफेंस के मामले में हम दोनों देश एक साथ खड़े हैं, और आज की तारीख में जिस प्रकार से कितनी भी प्रेशर, कितना भी अमेरिका ने जो भी कहा हो, जिस प्रकार से भारत ने रूस के साथ खड़े होकर उनका तेल लेने की कोशिश की, मकसद एक ये नहीं कि रूस से ये नहीं कि डिस्काउंट, नॉर्मल इंटरनेशनल प्राइसिंग पे भी देखे तो भारत ने रूस के साथ जो संधि थी अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए वो निभाई, और उसमें जरूर रूस इसके प्रभावित भी है, रूस इसके लिए ग्रेटफुल भी है। और आप देख रहे हैं कि पुतिन जो है दूसरी बार इस साल आ रहे हैं। लेकिन अगर आप शी जिनपिंग के साथ देखें, अगर वो आते हैं ब्रिक्स के लिए तो वो 7 साल के बाद आएंगे। अगर आप रूस और चीन का देखें, दोनों पुतिन और शी 40 बार मिले हैं, 20 बार तो पुतिन रूस अपना चीन गए हैं, और शी जिनपिंग कम से कम 11 बार मॉस्को गए हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, जबकि दोनों देशों में जबरदस्त एक मैं कहूँगा डाइवर्सिटी, हर रूप में डाइवर्सिटी। लेकिन चाहे कोई भी कारण हो, दोनों देश आज की तारीख में, चाहे वो अमेरिका को लेकर के हो, विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के हो, जैसे भी है, दोनों के रिश्ते 2001 से लेकर के जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि ट्रंप के जाते ही तुरंत जैसे ही गए नहीं कि जो पुतिन का दौरा जो है वो चीन को हुआ, तो ये क्या दर्शाता है कि एक रूस और चीन के बीच के रिश्ते। अब ये दोनों देश के हेड्स ऑफ स्टेट पुतिन और शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। भारत के रिश्ते चीन के साथ जो है, जैसे हमें मालूम है आज की तारीख में किस प्रकार से जयशंकर रूस में है, अपने अजीत डोवाल साहब बीजिंग में है। मकसद एक कि जब तक भारत चीन के जो रिश्ते हैं वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता वो खटास रहेगी। 151 अरब डॉलर का जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, अधिकतर सारा का सारा मैं कहूँगा 20 अरब डॉलर ही सिर्फ हमारा है, बाकी सारा का सारा 112 अरब डॉलर जो ट्रेड है वो चीन के फेवर में है। अगर उस सब को देखा जाए तो जरूर कोशिश ये होगी कि भारत चीन के साथ कम से कम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर रखे। लेकिन आज ही जब हम सबको मालूम है कि शी जिनपिंग हो सकता है ब्रिक्स के लिए 12-13 सितंबर को है, हम सबको मालूम है अरुणाचल में क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन का जो रवैया है हर हमेशा भारत को दबाव में डालने का होगा, दबाव में भारत से वो क्या ले सकता है। तो ऐसे हालात में मैं कहूंगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू है, और वो जो न्यूसेंस वैल्यू पाकिस्तान की है, चाहे वो मक्का के तरीके से सऊदी अरेबिया हुआ, टर्की हुआ, वो ईरान को लेने की कोशिश करें, जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाके बैठा हुआ है,
जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन की एक मैं कहूंगा समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी वो दोस्ती को देख करके हम देखते हैं अमेरिका किस प्रकार से भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश करता है। तो ये सब को देखते हुए भारत जो है एक बहुत क्रिटिकल, बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पांचों उंगलियां घी में है और हम सब जगह ये, हम लोगों ने अपना जहां पे हमारा ये बनता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के, जहां पर भी हमारे हित देखने को मिलते हैं, हमने अपने हितों को देखना है, ना कि दोस्ती। पॉइंट अगेन सर, प्लीज स्टे विद मी। रविंदर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपकी थीसिस और एनालिसिस का बहुत बड़ा मुरीद हूं, लेकिन सर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत आसान भाषा में समझाते हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को और इंटरनेशनल रिलेशंस को। अब भले हम ये बात कर रहे हो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, जिनपिंग यहाँ पर होंगे, पुतिन यहाँ पर होंगे, अमेरिका को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि भारत के ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन डीप डाउन सर ये डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट और ब्रिक्स समिट के प्लेथोरा पर, डायस्पोरा पर देख रहे हैं, आप कैसे रीड करते हैं उसको? ये कितना इम्पैक्टफुल इंडिया के लिए है और जियोपॉलिटिकल जो एक मैसेज जाएगा भारत के लिए, क्या जाएगा सर आपके लिहाज से? Thank you, Amit ji. A pleasure आपके साथ जरूर कुलकर्णी, Ambassador Goyal of course, and our other colleague Major. देखिए, बॉटम लाइन तो है पाकिस्तान को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट पाकिस्तान डेफिनेटली इसको बड़ी पैनी नजर से जिसे देखेगा। राइट सर। जिसको ज्यादा फर्क या ज्यादा चिंतन करेगा जो, वो होगा अमेरिका। वो क्लोजली देखेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका फिर कुछ कदम उठाने का भी सोचेगा, क्योंकि जैसे ब्रिक्स में बात हो रही है कि डी डॉलराइजेशन नहीं तो लोकल करेंसीज में आपस में देश डील करें, और अमेरिका कहता है डॉलर से हटने नहीं दूंगा, राइट? तो अमेरिका उसको ट्रैक करेगा। नाउ बैक टू बिटवीन पहला इंडिया एंड चाइना एंड रशिया। देखिए, ये अगला एक महीना बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में, इंडिया में होना है, आई थिंक 12-13 सितंबर को। अभी अगले हफ्ते तो एससीओ की समिट है, लीडर्स की समिट है बिश्केक, किर्गिस्तान में। ओके, तो वहां भी टेक्निकली शी जिनपिंग आएंगे, शायद पुतिन आएंगे, शायद मोदी जी भी जाएंगे शायद, राइट? तो अभी जो ये मीटिंग्स हो रही है एनएसए डोवल की और जयशंकर की मॉस्को में और चाइना में, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों मीटिंग्स अव्वल तो हो रही है हमारे बायलैटरल रिश्ते से, रशिया इंडिया रिलेशंस को कैसे एक्सपैंड किया जाए, इधर चाइना इंडिया रिलेशंस पे कैसे थोड़ी शांति लाई जाए बॉर्डर पर इसके अलावा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और रशिया आपस में डिस्कस करें कि हम जो ये एससीओ है इसमें क्या स्टैंड लेंगे, किन इश्यूज पर, और जो ब्रिक्स है उसमें हम क्या अपना स्टांस लेंगे। सिमिलरली इधर इंडिया और चाइना आपस में डिस्कस कर रहे होंगे डेफिनेटली कि ब्रिक्स का क्या एजेंडा है, एससीओ का क्या एजेंडा है। सो जो निकल के आता मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि इंडिया, रशिया और चाइना अपने बायलैटरल रिलेशन देख ही रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तीनों देश इन दो संगठनों द्वारा, एससीओ और ब्रिक्स द्वारा, किस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन या एस्पिरेशंस रखते हैं। ना जहां तक बात रही रशिया की, डेफिनेटली हमारा बहुत ही अहम स्टेबल है, बट देखिए कई चीजें हम थोड़ा हम इस समय कह रहे हैं कि हमारा रशिया के साथ ट्रेड का टारगेट है $100 बिलियन, क्योंकि अभी हम 60 बिलियन कर रहे हैं, तो 2030 तक हम 100 कर लेंगे। आप एक बात समझिए, यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से कोई तेल नहीं लेते थे, तो रशिया और हमारा बायलैटरल ट्रेड था मात्र $12-13 बिलियन एनुअल। तो अभी जो ये $60 बिलियन दिखता है हमें, ये ज्यादातर सारा इसीलिए क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और ऑफ कोर्स डिफेंस खरीदा। तो इसलिए मेरे ख्याल से टारगेट्स की हमें एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। हम 100 बिलियन ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे अगर सपोजिंग कल को हम रशियन ऑयल बंद कर दे लेना अंडर अमेरिकन सैंक्शन। वो भी रियलिटी, अगर अमेरिका 100% हम पे टैरिफ लगाएगा तो हम हिसाब लगाएंगे ना, 100% टैरिफ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में नुकसान झेलें या जितनी बचत होती है सस्ता तेल खरीदने से, तो फायदा इसी में होगा कि सस्ता तेल खरीदना छोड़ो, टैरिफ बचाओ अपने। तो अगर हम वो कैंसिल कर देंगे तो हमारा बायलैटरल ट्रेड तो रशिया के साथ $20 बिलियन में रह जाएगा। रशिया के साथ हमारा चैलेंज है हम अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना, वाइडन करना है। अब जहां तक बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान इस पूरे इसमें मेरे ख्याल से एज एन ऑब्जर्वर है, एंड आई डू ऑल्सो एग्री एंड अंडरस्टैंड चाइना पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। चाइना को एक्सेस मिलता है, उसका सीपेक कॉरिडोर है, वार्म वाटर पोर्ट है। उसके लिए आज की दुनिया में जब सब जगह बातें हो रही हैं, कॉरिडोर्स, लिंकेजेस कैसे होंगे,
तो चाइना के लिए आज की दुनिया में ये जो सीपेक कॉरिडोर है, पाकिस्तान के थ्रू जाता है, जो गद्दार पोर्ट तक और चाइना के वेस्ट प्रोविंस को लिंक करता है, वो बहुत बहुत अहम हो जाता है। राइट सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मेजर नदीम मैं आपके पास आऊँ, एम्बेसडर गोयल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो एक यूफोरिया क्रिएट किया जाता है जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र में जाता है, जिनपिंग भारत आ रहे हैं, जिनपिंग पाकिस्तान जा रहे हैं, जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं, रशिया यहाँ जा रहा है, रशिया वहाँ जा रहा है, ये जो यूफोरिया क्रिएट करते हैं हम लोग गोयल साहब, इसमें एक तो डिप्लोमेटिक आपने बताया था कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, तो उस लिहाज से इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान के लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं? विल इट इम्पैक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की डिप्लोमेसी पर कोई फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है इट्स अ रिचुअल कि आना जाना लगा रहता है? देखिए, अभी ब्रिक्स की मीटिंग तो खैर 2 हफ्ते के बाद दिल्ली में होगी। राइट सर। अगले हफ्ते एससीओ की मीटिंग जब बिश्केक में हो रही है, उसमें पाकिस्तान एज ए मेंबर होगा, चाइना एज ए मेंबर होगा, रशिया भी एज ए मेंबर वहां पर प्रेजेंट होगा। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने असीम मुनीर को कॉल भी किया, उनसे बातचीत भी करी। जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान के मामले में ट्रंप ने ये कोशिश करी है कि असीम मुनीर ईरान में अपने उनके बीच में आकर के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको आगे पुश करें। देखिए, ऐसा है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनल अफेयर्स में इस समय पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का एक जिसको बोलते हैं इस्लामिक नेटो, शिया नेटो, जो तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, वो भी है। पूरे एक मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है। उसमें इजिप्ट को इनवाइट किया जा रहा है, सुना है कि बांग्लादेश भी उसमें आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको इससे कोई इसमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर शी जिनपिंग आ रहे हैं या पुतिन आ रहे हैं, एक बड़ा तमाशा होगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो उसके जो विजिट्स हैं उनके पीछे काफी लंबे डिस्कशंस होते हैं और उनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो देखनी पड़ती हैं। तो हमें इस पहली बात तो ये है, हमें ये रियलाइज करना होगा कि इस समय हमारे लिए पाकिस्तान बजाय 3 साल पहले के ज्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रेजेंस जो हमारी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वहां पर भी बढ़ती जा रही है और जो नेबरहुड है उस पर भी असर पड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अब ब्रिक्स में ईरान भी आ रहा है, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। तो जब ईरान वहां पर ब्रिक्स की मीटिंग में आएगा, चाइना होगा, रशिया होगा, यूएसए के विचार क्या होंगे? यूएसए पहले ही ब्रिक्स के खिलाफ है। यूएसए ब्रिक्स को देखता है एज एशियन G7, चैलेंज करता है यूएसए की इकोनॉमी को, डॉलराइजेशन को, तो वो पहले ही खिलाफ है उसके। ये तब ब्रिक्स में वहां पर ये चाइना और रशिया, बाय द वे अभी तक चाइना का आना कंफर्म नहीं हुआ है, मोस्ट लाइकली आएंगे लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। अगर वो आए तो यहाँ पर एक जो अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, उससे यूएसए के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और जब यूएसए के ऊपर असर पड़ेगा, अगर यूएसए ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द यूएसए काफी ज्यादा है, ये आप जानते हैं। तो उस सिक्योरिटी डिपेंडेंस को देखते हुए, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस को देखते हुए, अगर यूएसए का दबाव हमारे ऊपर पड़ा तो हमारा क्या उसके ऊपर रवैया रहेगा? काफी सारे इफ्स एंड बट है, और इन इफ्स एंड बट के बीच में कुछ भी डेफिनेटली कह पाना अभी बिल्कुल भी संभव नहीं होगा जब तक कि ब्रिक्स की समिट नहीं हो जाए और हमें ये पता नहीं चल जाए, रशिया की बात नहीं है, कि चाइना का रवैया क्या है। जहां तक मैं समझता हूं, चाइना का रवैया जितना पहले था वही है, कोई बदला नहीं है। चाइना के लिए इंडिया एक राइवल है, चाइना के लिए इंडिया एशिया में राइवल है, और वो चाइना के लिए इंडिया को जितना दबाना पॉसिबल हो सकता है वो दबाएगा। ट्रेड में भी, इकोनॉमी में भी, पॉलिटिकली, सब तौर पर दबाएगा। हमें अपना रास्ता ढूंढना है कि चाइना एक नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद हम किस तरह से उससे डील कर सकते हैं ताकि हमारे इंटरेस्ट बरकरार रहे। बहुत मुश्किल काम है वो। जी ठीक है। मेजर नदीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
दो बातें मैं समझना चाहता हूँ आपसे। पहला तो ये कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत क्रूशियल टाइम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम हो गई है, क्योंकि अमेरिका इंटरवेन चाहता है कि पाकिस्तान इंटरवेन करे। ईरान के मसले को लेकर अभी ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को लेकर जो कम्युनिकेशन था उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर से उन्होंने आपके जो मुनीर साहब हैं, आपके आर्मी चीफ, उनसे बातचीत की है। तो पाकिस्तान की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर साहब, क्या ये मौका पाकिस्तान के लिए नहीं है कि अपनी जो छवि है उसकी इंटरनेशनल डायस्पोरा पर, टेररिज्म को लेकर और भी मसलों को लेकर उसको क्लीन किया जाए, और एक बहुत मजबूत डिप्लोमेटिक कम्युनिकेटर के रूप में पाकिस्तान को मौका है कि वो इंटरनेशनल प्लेथोरा पर अपने आप को प्रेजेंट करे? मेजर साहब देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर मौजूद है और इस वक्त अमेरिका के साथ नॉन नेटो अलायंस, फ्रंट लाइन स्टेट, ईरान के साथ ब्रदर इस्लामी मुल्क, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट लाइन में खड़ा है, बांग्लादेश लाइन में खड़ा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जीसीसी कंट्री। तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त टेक ऑफ कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त अच्छी फ्लाइंग कर रहा है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो भी आप बात कर रहे हैं कि जी टेररिज्म, और ये पाकिस्तान को आज तक किसी कंट्री ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर कंट्री डिक्लेयर नहीं किया, जबकि ईरान डिक्लेयर हो चुका है, सूडान हो चुका है, और देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, अफगानिस्तान वगैरह। आज तक पाकिस्तान को किसी मालदीव ने भी नहीं कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाला कंट्री है, एक्सेप्ट इंडिया। जो एलिगेशंस करता है, क्लेम करता है, लेकिन वो एविडेंसेस नहीं देता, ना ही एविडेंस के लिए किसी एक कंट्री को भी साथ खड़ा करता है कि नदीम साहब, आपके तो मंत्री ने, आपके यहाँ के तो पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपके यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इंटरनेशनल टेलीविजन पे बोला है कि यस, हमने बहुत सारे टेरर जो फ्रंट्स हैं उनको फंड किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको खाना दिया है, अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर हमने आतंकवादियों को पाला पोसा। ये तो टेलीविजन पर एक इकबालिया बयान है आपके नेताओं का, तो उसमें ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही कहाँ है? अगर मैंने कह दिया कि मैंने ये काम किया है टीवी पे, टेलीविजन पर खुलेआम, तो बाकी लोग कहीं ना कहीं क्या फ़र्क पड़ता है? और छोटे मोटे लोगों ने नहीं कहा है। आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है, आपके होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, बिलावल भुट्टो ने कहा है, तो मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, ये तमाम लोग तो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इंटरनेशनल टेलीविजन पर ये बात। देखिए, इस मंच पे जो जितने मेच्योर लोग बैठे हुए हैं, दे नो इट कि क्या आप बातें कर रहे हैं, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पीपल विद देमसेल्फ आर जनाब एक्सेप्टिंग कि वी आर ट्रेटर्स, डिस्पाइट कि पूरी दुनिया ने आज तक आपको किसी एक कंट्री ने भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर कंट्री नहीं कहा। आप बात करते हैं जनाब कि पाकिस्तान को अगर आप कोई एलिज करते हैं तो आप एक कंट्री को तो मिला लीजिए, भूटान को खड़ा कर लीजिए जिसका फॉरेन ऑफिस में से अरे अमेरिका ने कहा है मेजर साहब, अमेरिका ने कहा है, कहाँ भूटान और बांग्लादेश के चक्कर में पड़े हैं? ये तो अमेरिका ने कहा है। उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, तो आपको याद है बराक ओबामा का बयान क्या था? आप अभी कहां से कहां मिला रहे हैं बातों को। बराक ओबामा ने क्या कहा था, आपको याद है ना? बात करें, आप इंडिया पे रहें, कोई भी व्हाइट हाउस के लॉन में बराक ओबामा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, वो तो दुनिया भर में रिकॉर्डिंग पड़ी, आप देख सकते हैं उठा के। मैं आपकी बात को यही कह सकता हूं कि ये जो लोग बैठे हैं मेच्योर, ये जानते हैं कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है और मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे शराबी, कबाबी, चोर कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं हूं, तो आप कम से कम कोई एक एविडेंस, कोई एक विटनेस तो सामने है, बोले ये तो तुम देखो, ये डोजियर इनको दिखाया था, ये तो नहीं मान रहा, ठीक है, ये तो शराबी चोर है, तो दूसरे को दिखा। मेजर साहब, अच्छा, ओसामा बिन लादेन, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, ये सब कहाँ पे? ये तो पाकिस्तान में ही है ना, ये तो सबको पता है ना। देखिए, ये अफगानिस्तान बेस्ड ज्यादातर लोग ये सारी बातें जो नाम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये पाकिस्तान में 2002 हाफिज सईद तो पाकिस्तान में ही है ना। जैश मोहम्मद जी बहन की बात है ना। देखिए, ये वो लोग हैं जो आइडेंटिफाई हुए, तो उनको फिर कॉन्विक्ट भी किया गया। मसूद अजहर भी तो पाकिस्तान में ही है मेजर साहब। बिल्कुल विद्या बहन की बात 2002 है यार। अभी आप डेट तो देखिए, 24 साल हो गए ये इसको बैन हुए हुए जैश मोहम्मद को। अभी तक आप जैश मोहम्मद कर रहे हैं। वो नाम चेंज कर ये सारे आउटफिट फिर से एक्टिव है। जैश मोहम्मद ने अपना नाम बदल लिया। ये तो आप तो आर्मी के आदमी हैं, आप तो सेना में इतने साल आपने दिए हैं। ये तो पूरी दुनिया में अगर ऐसा होता है तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप इस तरह के फेक इल्जाम लगाते रहेंगे तो कभी भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त रेलेवेंट है। आप ब्रिक्स कर लें,
आप एससीओ में आ जाएं, आप देखेंगे, देखिए जब तक इस वक्त आप अमेरिका से जितना दूर और हो जाएंगे इस ब्रिक्स के बाद, मैं समझता हूं ईरान की पार्टिसिपेशन के साथ, वहां रशिया के साथ जिस तरह से आप वहां उनको वेलकम करेंगे, चाइना के साथ अगर आपने कोई, देखिए चाइना ऑलरेडी आपको इनसर्कल कर चुका है। आप देखिए उसने श्रीलंका से डीप सी पोर्ट्स की लीज उसने कर ली है, मालदीव से वो आ चुका है, बांग्लादेश में वो आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पहले ही जो है वो इंसर्कल कर चुका है और आपके चलिए, साथ उसकी इसका मतलब आपने नहीं जाना कि भारत ने भी किसको इनसर्कल किया हुआ है। रविंदर सर, आई कम टू यू। अरुणाचल प्रदेश पर उनका क्लेम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अरे क्लेम तो कल को जिनपिंग अमेरिका पे भी कर लेंगे, वो तो न्यूयॉर्क को भी कह देंगे मेरा है, तो क्या वो उनका हो जाएगा? बात कर रहा हूं कि आगे बढ़ने की पाकिस्तान तो कश्मीर को भी कहता है हमारा है, तो आपका हो गया क्या? क्लेम तो मैं भी कर लूंगा आपके लिए कि आप मेरे हैं, आप मेरे हो जाएंगे क्या? रविंदर सर, आई कम टू यू। पॉइंट टेकन विजय साहब, पॉइंट टेकन, आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, ठीक है। रविंदर सर, दो तीन बातें हैं। पहला तो ये कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये जो बिल्ला है, ये जो मेडल है, क्या पाकिस्तान को कभी किसी ने नहीं दिया? मुझे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट याद है जब पाकिस्तान के लिए कहा गया है। दूसरा, क्या जब दो बहुत ताकतवर मुल्क मिल रहे हैं आपस में, तो अमेरिका, ईरान, भारत, रशिया, चाइना की ये जो मोबिलिटी है, इससे क्या आपको लगता है पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद रहेगा पाकिस्तान के लिए? मुझे तो लगता है कि काम खत्म होता है, अमेरिका निकाल के फेंक देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खतरा ये कि अभी इस समय उसको डिप्लोमेटिक विंस मिल रही है, नो डाउट, उसकी ज्योग्राफी के कारण इत्यादि। पाकिस्तान हमेशा आउटवर्डली फोकस रहा है, वो अपने देश के अंदर की इंटरनल सिचुएशन और इंटरनल डेवलपमेंट को निग्लेक्ट करता है। इनके एलीट जो है, मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट, वो अपनी अच्छा खासा लाइफस्टाइल एंड अपने आर्मी के बजट्स वगैरह में रहते हैं, और इस समय वो और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, अगर मैं कहूं फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, कि भाई दुनिया में हम ये भी करें वो भी करें, ठीक है, कुछ इन्हें फायदा होगा उसका, बट सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये हो रहा है। इस समय हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को आप देखिए, इनके देश के अंदर जो सोशल अनरेस्ट चल रहा है, हर प्रोविंस में चल रहा है, राइट, एथनिक प्रोटेस्ट चल रही हैं, और एथनिक आइडेंटिटी को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है, आटा दाल चावल को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है, शुगर नहीं है, बिजली नहीं है। तो अपने देश की अंदर की पूरी व्यवस्था को ये निग्लेक्ट करते हैं पाकिस्तान, एंड ये सबसे बड़ा इनका टिकिंग टाइम बॉम्ब है मेरे विचार से जो है। अब इस समय ये ईरान को लेके ट्रंप के साथ, चाइना के साथ सीपेक में डेफिनेटली इट्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, बट ऑन द अदर हैंड हमें इनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हमें इनसे केवल एक और एक चीज है, तुम एक प्रिंसिपल अपनाओ, जियो और जीने दो। आप हमें जीने दो, हम आपको जीने देंगे, वरना हम तो इनसे बहुत अलग लीग में हैं मेरे विचार से, और हमें हमारे अपने अटेंशन, अपने कंपटीशन, अपना जो भी देखना, में चाइना, अमेरिका, जापान से देखना है कि हमारा देश कहां जा रहा है। अब पाकिस्तान इसी में खुश है कि ओके, ये अपनी मिलिट्री को आउटसोर्स कर रहे हैं। गाजा में भी इन्होंने जो ऑफर करा है, जो पीस फोर्स बनेगी ट्रंप, तभी इनके मुरीद और ज्यादा हो गया। इन्होंने कहा भाई हमारी तो बैटल टेस्टेड आर्मी है, हम इस्लामिक हैं, तो गाजा में हम फोर्स भी लगा सकते हैं वो पीस कीपिंग, राइट। ईरान में हम आपको अपने बॉर्डर से अंदर जाने देंगे, ईरान के अंदर अगर आप अपने एजेंट्स और इजरायली एजेंट्स भेजो, जो भेजे गए भी हैं ईरान के अंदर पाकिस्तान वाले बॉर्डर से जी। तो ये चीजें करके ये अपना लीवरेज पोजीशन बना रहे हैं, तो अपनी आर्मी सऊदी को दे रहे हैं, मिलिट्री पैट कर रहे हैं, ठीक है, बट कंप्लीट निग्लेक्ट जो होता दिख रहा है वो देश के अंदर के हालातों का है, और वो ऐसा टाइम बॉम्ब है जो इनके एलीट को आई थिंक एक दिन डिस्टेबलाइज कर देगा। पॉइंट अगेन सर। एम्बेसडर गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं। रशिया और चाइना के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनने से अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी क्या इस बात की? क्योंकि ब्रिक को लेकर तो अमेरिका बहुत ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको तो ये दुश्मन लगते हैं, ब्रिक के लोग उनको दुश्मन लगते हैं। उनको लगता है कि उनकी पावर, उनका जो सैचुरेशन है पूरी दुनिया में, उसको ब्रिक काट रहा है दिमाग की तरह। तो क्या ट्रंप की दुकान बंद होने का खतरा सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, अगर दीमक लगेगी अमेरिका में तो वो ब्रिक्स की वजह से तो शायद मुश्किल से लगेगी। ट्रंप काफी है उसके लिए, दीमक को खाने के लिए उन्होंने काफी नुकसान इंतजाम कर रखा है। तो हम अमेरिका के हालात ट्रंप के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम एक रियल पॉलिटिक्स के ऊपर देखें तो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज जो है
वो रशिया नहीं है इस टाइम पर, वो चाइना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना को बार बार इकोनॉमिक थ्रेट देने के बावजूद जी कहीं ना कहीं आकर के यूएसए एक कंसेशन दे देता है, रुक जाता है, बात करता है, लेकिन थ्रेट है वो रिवेलरी है वो, ये इंडो पैसिफिक में भी और इसके अलावा ग्लोबली अगर देखा जाए वैसे भी। तो चैलेंज चाइना है। ब्रिक्स इसीलिए अगर जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, क्योंकि ब्रिक्स में अगर चाइना अपनी करेंसी को ब्रिक्स की करेंसी बना देता है युआन को, तो वो अमेरिकन डॉलर के लिए काफी बड़ा खतरा हो जाएगा। जी ठीक है। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेजर साहब जो बात कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और कम्युनिकेशन में। अमेरिका, रशिया, चाइना सब उसको प्यार कर रहे हैं, सब उसको मोहब्बत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप तहरीक तालिबान से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, पीओके में हालत ठीक नहीं है, बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने कह दिया कि भाई हमको तो आज़ादी चाहिए किसी भी कीमत पर, उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जैसा कि रविंदर सर कह रहे हैं कि आप बाहर तो चमक रहे हैं लेकिन आपका घर महफूज नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल इकोनॉमी, आपकी आर्मी, आपकी सेना, आपका जो इंटरनल सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। तो बाहर तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन घर को आप बचा कर नहीं रख पा रहे हैं। ये क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है या ऑलरेडी ये इतना बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है? सर, पाकिस्तान में एक खासियत है कि पाकिस्तान में दो है। शुरुआत में 1947 में तकरीबन 30 परिवार थे जो पाकिस्तान को चलाते थे, और उसके बाद आज की तारीख में रिमोट कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के हाथ में है, चाहे वो अयूब खान के वक्त हो या आज आसिम मुनीर के पास हो। 27वें अमेंडमेंट के बाद जिस प्रकार से आसिम मुनीर ने अपने हाथ में पूरे देश को लेने की कोशिश की, अपने आप को दूर रखने की कही कि उसको कोई भी वहां पे मतलब ही कैन नॉट बी चार्ज नॉर ट्राइड फॉर एनी रॉन्ग दैट ही मे और परसीव्ड टू बी डन बाय द पाकिस्तानी। ऐसे हालात में हम देखते हैं कि आसिम मुनीर को अब उन्होंने पाकिस्तान की जो आबादी है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए वो भी चार्ज उन्होंने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को दिया है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर चाहे कितना भी कर ले, अच्छी बात है, हर पाकिस्तानी ने अपने देश के बारे में गर्व से बोलना चाहिए, गर्व से काम करना चाहिए। तो लेकिन जो पाकिस्तान जो बार बार उनके आसिम मुनीर कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर बना पाकिस्तान, मतलब जिस पाकिस्तान को सिर्फ रिलीजन और अपना मजहब ही गाइड करता है और जो जिसने सोच लिया है ये आतंक का सहारा ही लेंगे और हिंदुस्तान को हम बिल्कुल एक दुश्मन के तौर पर देखेंगे एंड ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। ऐसा देश जहां पे आबादी संभल नहीं रही, पूरा देश जो है इकोनॉमिकली शटर्ड है, चाहे यस इंटरनेशनली आज की तारीख में, क्योंकि बिकॉज ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि अमेरिका को इनकी जरूरत है, चाहे वो स्टेप इनटू चाइना हो या टू स्टेप इनटू ईरान हो या कहीं पर भी, तो उनको उसकी जरूरत है तो वो इस्तेमाल करेंगे। यही ट्रम्प जिन्होंने थोड़े दिन पहले कहा दैट पाकिस्तान ने मेरे को बेवकूफ बनाया एंड कंट्री व्हिच नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, वही आज उनके साथ बैठ करके 2 दिन पहले बात भी करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, दिन का नाश्ता भी करते हैं, उनको वो सारे मिनरल्स भी दिखाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, अगर मेजर नदीम कहते हैं कि नहीं हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान के अंदर, मेजर साहब तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो तो मुझसे कह रहे थे अमित हमारे यहाँ सब चंगा सी, सब अच्छा है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। एक दिन तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारत की इकोनॉमी से बहुत बेहतर स्थिति में पाकिस्तान की इकोनॉमी है। फ्राइडे सैटरडे की डिबेट में मुझे याद है शेख साहब आपने कहा था कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान बहुत फ्लरिश कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो चाहे और मसलों की बात हो। देखिए मैंने आपको ये कहा कि पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, अनरेस्ट है और हम वी आर फेसिंग दोस चैलेंजेस एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व, हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस नहीं है जो कहीं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो।
मैं तो इंडिकेटर्स की बात करता हूँ। इंडिकेटर्स ये होते हैं कि पूरे बलूचिस्तान के एरिया में जहां बलोची रहते हैं ज्यादातर, वहां पे जाफर एक्सप्रेस चलती है, लूप बनाती है। अगर आप मैप में देखेंगे जाफर एक्सप्रेस रोजाना चलती है, 3-3 घंटे वो जंगल से गुजरती है, यानी डेजर्ट से गुजरती है, ड्यून्स हैं, डेजर्ट है, सैंड है, और वहां से गुजरती है। ये एम्बुश करते हैं, माइनर ऑपरेशंस करते हैं। जनरल साहब अच्छी तरह जानते हैं, इसमें छोटी छोटी टोलियों में ये पहाड़ों पे रहते हैं, और ये क्योंकि इनको रॉ इनको फंड करती है, वहां से ये निकल कर आते हैं और ये जो है ये एम्बुश करते हैं आर्मी के लोगों को या किसी बस को या किसी इंसानों को। तो ये ऐसी कोई चैलेंज बिल्कुल है, लेकिन हम उनको मीट कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया, दिस इज अ कॉम्बिंग ऑपरेशन या स्वीपिंग ऑपरेशन, जब साहब समझते हैं, तो इंशाल्लाह वी विल गेट रिड ऑफ ऑल दीस वेरी सून। दूसरी बात ये कि देखिए डिप्लोमेट्री के अंदर हमने बिल्कुल नाम कमाया, और मैं यही आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान का अगर नंबर है वर्ल्ड इंडेक्स पे जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, आप लोग बात करते हैं जीडीपी नॉमिनल की, जबकि जो करेक्ट इंडिकेटर है वो है जीडीपी पर कैपिटा। उसमें इंडिया का नंबर है 169, पाकिस्तान का नंबर उससे 10 दर्जे आगे है 171। आप गूगल कर लें। हाँ, श्रीलंका का 140 आपसे बहुत आगे है। देखिए, आप जब अपनी आवाम को डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं जब अपने जीडीपी को, तो वो बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो ये आपको देखना होगा। धरावी भी आपके यहाँ है, हमारे अभी ये मसाइल हैं। इंस्टेड ऑफ इन चीजों को बढ़ाने के और गैर जरूरी इल्जाम लगाए, बगैर एविडेंस दिए, बदमाशी के साथ, भाई आप कोर्ट में हमें कॉन्फ्लिक्ट करें, हमें आप लेकिन कोई विटनेस लाएं, आप किसी और को भी दिखा दें ये डोजियर जो पाकिस्तान को दिखाया, तो वो देख के उसकी आंखें खुले और वो अपने इसको मालदीव हो, भूटान हो, वो बयान दे, नेपाल बयान दे कि बिल्कुल हमने देख लिया, क्लियर एविडेंस है। ये कैसे हो सकता है? ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान ने किया। तो हम भी मानने पर तैयार हो जाए। आज तक इंडिया को एक मुल्क नहीं मिला जिसको वो खड़ा करके अपने साथ हमें ब्लेम कर सके कि हाँ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। देखिए, इस तरह ना करें, आगे हमारे साथ आप आगे बढ़े, हमें आप धकेले नहीं मंगोलों की तरफ, चंगेज खान, हलाकू खान की तरफ नहीं धकेलें। कोई ऐसी बात नहीं है, हम आप एक जैसे लोग हैं, एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। दो कौमी नजरिए का मतलब जो था, जो सेंट्रल आइडिया था, वो डिनायल ऑफ डोमिनेशन था कि एक बड़ी, जैसे आज आप देखिए कि 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना मुसलमानों का। आपने सिखों का तो बना दिया मनमोहन साहब को, और भी। अब आप कहेंगे जी हमने तो अब्दुल कलाम साहब को, भाई आप सरमोनियल तो दे सकते हैं, लेकिन आपने अथॉरिटी नहीं दी, यही डर था। और इसी को लेके आज हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर तलाश कर रहे हैं, हत्ता के ताजमहल, फिर आप सारे मुगलों को आप रिक्वायर कर रहे हैं। तो ये तो बिना खत्म होने वाली है। इसको रोकें और आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी। हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। एक मिनट बचा हुआ है, गोयल साहब को चैट करना चाह रहे हैं। मैं एक बड़ी छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये जो डिबेट है वो हिंदू वर्सेस मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो तो खैर पाकिस्तान की फितरत है, हर चीज के ऊपर हिंदू मुसलमान करना है, आप कीजिए। लेकिन मैं आपको याद दिलवा दूं, कारगिल आपने ही किया था। मैं आपको याद दिलवा दूं, बम्बे आपने ही किया था। मैं आपको याद दिलवा दूं कि आईसी के एयरलाइंस का जो हाईजैक किया था वो आप लोगों ने किया था। तो आप ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए। तो ये आप पास में रहेंगे, नहीं आप पास में ही रहेंगे, आप जरा मेरी आगे नहीं चलेंगे। आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए। आपके लिए एक जो लो कॉस्ट ये मैकेनिज्म है कि काटते रहो, जख्म देते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। हमने काफी कोशिश करी कि पाकिस्तान को साथ में लेकर के चले, साथ के मेंबर भी थे। एक दफा और करें, हम आपके साथ चलें। जब पाकिस्तान मेजर साहब कितनी दफा हम कोशिश करें, कितनी दफा कोशिश करें, क्या पता कोई और विमान हाईजैक कर लें, कोई और मुंबई आप कर दें। डर तो यही रहता है, फिर ये बातें करने का फायदा नहीं है ना। जेंटलमैन, स्टेटस को ही मेंटेन बहुत शुक्रिया करना है। रविंदर साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया, अमृतसर गोयल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेजर शेख नदीम बहुत शुक्रिया। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं देश का सवाल में, आज के फिलहाल इतना ही। दर्शकों रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। स्टे विद अस। नए भारत का